दिल्ली में ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनका किराया 3500 रुपये से कम है। ऐसी प्रॉपर्टीज में अगर मकान मालिक ने कोई किराएदार को ठहरा रखा है, चाहे वो प्रॉपर्टी रहने के लिए दी हो या फिर वो प्रॉपर्टी किसी तरीके की कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, और अब वो मकान मालिक उस प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहता है, तो ऐसे में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट ऐसी प्रॉपर्टीज पर लगता है और उसी के अंदर मकान मालिक को रेंट कंट्रोलर के यहां पर एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को खाली करने के लिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कुछ चुनिंदा ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर ही ऐसी प्रॉपर्टीज को खाली करा सकते हैं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन ग्राउंड है जो कि सेक्शन 14(1)(e) में दे रखा है, जो कि है बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट का। तो ये प्रोविजन क्या है 14(1)(e) का? तो सेक्शन 14(1)(e) कहता है कि अगर मकान मालिक को मकान की बोनाफाइडी या एक सच्ची जरूरत है, या तो अपने लिए या फिर अपने किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए, और अगर मकान मालिक के पास और कोई रीजनेबल सूटेबल मकान नहीं है, तो मकान को खाली कराया जा सकता है किराएदार से। तो ऐसे में सेक्शन 14(1)(e) की एप्लीकेशन रेंट कंट्रोलर के आ जाती है और केस फाइल होता है। तो जब ऐसा केस फाइल होता है तो जो किराएदार को समन्स जाते हैं, उसके तहत किराएदार को 15 दिन में एक लीव टू डिफेंड फाइल करनी होती है और उसमें अपना डिफेंस बताना होता है कि किराएदार क्यों ये कहता है कि मकान मालिक को एक सच्ची रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये केस अलाउ नहीं होना चाहिए, मकान को खाली नहीं करना चाहिए। तो अगर किराएदार ये 15 दिन में लीव टू डिफेंड फाइल नहीं करता, या अगर फाइल करता है और जो रेंट कंट्रोलर जज होते हैं वो अगर उस लीव को अलाउ नहीं करते, तो मकान खाली हो जाता है और वापस से मकान मालिक को मिल जाता है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की काफी सारी जजमेंट्स आजकल इस सेक्शन पे आती हैं जो कि बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट पे होती हैं, सेक्शन 14(1)(e) पर। इन जजमेंट्स में से एक बड़ी रीसेंट जजमेंट का मैं आज जिक्र करूंगा। इस जजमेंट का नाम है बाबूराम गुप्ता वर्सेस चंदर प्रकाश 2023, वॉल्यूम 298, DLT, पेज 586। तो इस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में कुछ बड़े ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सेक्शन 14(1)(e) बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट के प्रोविजन पे। तो मैं सीधे सीधे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बहुत बार किराएदार जब ये केस फाइल होता है उनपे, तो ये एक डिफेंस लेते हैं कि मकान मालिक ने जो ये केस डाला है उसमें जो और बाकी किराएदार भी हैं उनको पार्टी नहीं बनाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, समझ लीजिए जो मकान मालिक ने जिस किराएदार को मकान दिया था वो मर जाता है, तो उस मरे हुए किराएदार के जो लीगल एयर्स थे उन सबके पास वो जो टेनेंसी होती है वो जॉइंट टेनेंसी की तरह उन सबको मिल जाती है। तो अब ऐसे में जितने भी लीगल एयर्स होते हैं वो सारे ही किराएदार बन जाते हैं। तो बहुत बार होता है कि मकान मालिक जब ये केस फाइल करते हैं तो सारे लीगल एयर्स को पार्टी नहीं बनाते केस में। तो ऐसे में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बताया कि अगर मकान मालिक ऐसे में सिर्फ एक लीगल एयर को ही, एक ही किराएदार को ही पार्टी बनाता है, तो उसमें भी वो केस बिल्कुल लीगल है और ऐसे में उस केस को चलाया जा सकता है। सारे के सारे किराएदार, सारे के सारे लीगल एयर्स, जॉइंट टेनेंट्स को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है, ये लॉ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट,
बहुत बार किराएदार ये भी कहते हैं कि जो मकान मालिक ने केस फाइल किया है, ऐसे में जब ये कोई केस फाइल होता है मकान को खाली करने के लिए, तो केस में एक साइट प्लान को लगाया जाता है। जिस साइट प्लान जो होता है उसमें पूरी डिटेल्स होती है केस की, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होती है, उसका पूरा एक मैप की तरह वो एक साइट प्लान बन के केस में डलता है। किराएदार बहुत बार कहते हैं कि मकान मालिक ने जो ये साइट प्लान लगाया है ये गलत है, प्रॉपर्टी मैप में गलत दिखा रखी है, ऐसी नहीं है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किराएदार इस तरीके की कोई डिफेंस लेता है तो किराएदार के लिए मैंडेटरी है कि वो अपना जब एफिडेविट फाइल करे तो उसके साथ एक साइट प्लान लगाए और बताए कि ये डिफरेंस है जो मकान मालिक ने अपने साइट प्लान में गलत बता रखे हैं। सिर्फ एफिडेविट पे लिख देने से कि मकान मालिक ने गलत साइट प्लान लगाया है बात नहीं बनेगी। तो किराएदार को भी अपना साइट प्लान जो कि वो कहता है कि मेरा वाला सही है, वो कोर्ट केस में लगाना पड़ेगा, वरना ये डिफेंस नहीं चलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए बहुत बार जब मकान मालिक केस डालता है कि वो एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और अब वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उस प्रॉपर्टी में, और अगर मकान मालिक की उम्र ज्यादा हो, वो सीनियर सिटीजन हो, तो बहुत बार किराएदार ये डिफेंस लेते हैं कि देखिए ये तो सीनियर सिटीजन है, अब इस उम्र में क्या बिजनेस खोलेंगे, ये तो एक झूठा केस डाला है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि बिजनेस स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती, तो सिर्फ इसलिए कि मकान मालिक की एज ज्यादा है, 70s में हो सकती है, 80s में हो सकती है, सिर्फ इस बेसिस से हम ये नहीं मानेंगे कि मकान मालिक की कोई सच्ची रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी में बिजनेस खोलने के लिए। तो बिजनेस किसी भी एज में खोला जा सकता है, बल्कि ऑनरेबल कोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि अगर मकान मालिक अपने दावे में, अपने केस में ये तक भी ना बताए कि वो जो बिजनेस खोलना चाहता है वो किस तरीके का बिजनेस है, तब भी कोई बात नहीं, चल जाएगा केस। मकान मालिक को ये तक बताने की जरूरत नहीं कि वो किस तरीके की नेचर का बिजनेस उस प्रॉपर्टी में करना चाहता है। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बहुत बार ये होता है कि किराएदार ये कहते हैं कि मकान मालिक जो है, जो मकान मालिक ने केस डाला है उसके पास तो कई सारी और भी प्रॉपर्टीज है और इसलिए उसका ये केस नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो उन दूसरी प्रॉपर्टीज में भी रह सकता है या फिर उन प्रॉपर्टीज में वहां पे अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे में अगर किराएदार ये कहता है कि मकान मालिक के पास और प्रॉपर्टीज भी हैं, तो सिर्फ एफिडेविट पे लिख देने से काम नहीं चलेगा। किराएदार को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिकॉर्ड पे कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में किराएदार की ड्यूटी बनती है मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत कि अगर वो ये कहता है कि मकान मालिक की फलाना फलाना जगह पे ये प्रॉपर्टी नंबर पे ये वो ओनर है, तो भैया उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री निकाले, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से उसका प्रॉपर्टी की ओनरशिप के सर्टिफाइड कागज निकाले और कोर्ट पे वो लगाए दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि मकान मालिक के पास तो और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो रह सकता है या काम कर सकता है। तो सिर्फ एफिडेविट पे लिख देने से बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाए ऐसी डिफेंस को नहीं दिया जा सकता। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ऐसे केसेस में बोनाफाइड रिक्वायरमेंट में सेक्शन 14(1)(e) में ये तो मकान मालिक की ड्यूटी खुद भी होती है कि वो अपनी पिटीशन में खुद बताए कि उसके पास ये सारे और भी घर हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, जिसमें वो रह सकता है या बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो सुटेबल नहीं है, मकान मालिक के लिए वो दूसरे घर सुटेबल नहीं है।
तो ऐसे में ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि जो मकान मालिक बड़ी ही फेयरली क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट के पास आते हुए अपनी बाकी प्रॉपर्टीज का जो है बताता है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद ये भी लिखता है कि ये प्रॉपर्टीज मेरे लिए सुटेबल क्यों नहीं है, तो ऑनरेबल कोर्ट्स को उन ग्राउंड्स, उन प्रॉपर्टीज के ना सुटेबल होने को तवज्जो देना पड़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट्स या किराएदार डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी मकान मालिक के लिए सुटेबल है या नहीं, ये मकान मालिक तय करेगा। तो ये जो डिसीजन है कि मकान मालिक को किस प्रॉपर्टी में रहना है, किस प्रॉपर्टी में बिजनेस शुरू करना है, कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल नहीं है, ये सिर्फ मकान मालिक का अपना फैसला है। इसमें कोर्ट या फिर किराएदार अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार देखा जाता है कि किराएदार ये कह देते हैं कि मकान मालिक असली ओनर ही नहीं है प्रॉपर्टी का। तो ऐसे में ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि रेंट कंट्रोलर के यहां ओनरशिप डिस्प्यूट डिसाइड नहीं होते। बस इतना देखना है कि क्या जिस बंदे ने केस डाला है किराएदार के खिलाफ, उसी आदमी ने किराएदार को घर पे रहने के लिए जगह दी थी, और क्या किराएदार उसी बंदे को रेंट पे कर रहा है कि नहीं। अगर इतना है कि जिसने उस किराएदार को घर पे ठहराया और उसी को किराएदार रेंट देता है, तो इतना इनफ है। इतने बेसिस पे वो आदमी 14(1)(e) की पिटीशन को ऑनरेबल कोर्ट में डाल सकता है उस घर को खाली कराने के लिए, बजाय कि इस बात के कि वो असल में ओनर नहीं हो। ओनरशिप डिस्प्यूट रेंट कंट्रोलर में डिसाइड नहीं होते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 14(1)(e) दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके रिलेशन में बताए। थैंक यू।